हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में, जो कि डेली वोकैब का सेशन नंबर 19 है। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में जो मैंने वर्ड चूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, और वो ये कि कल शाम को मैंने कॉजेटिव वर्ब का सेशन नंबर 1 पार्ट 1 लिया है। अगर आप लोगों ने वो सेशन ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही टफ, चैलेंजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। कॉजेटिव वर्ब्स में प्राइमरली गेट, हेल्प और मेक का यूज़ किया जाता है, जिसमें से मैंने आपको मेक का यूज़ बताया है पिछले सेशन में, और अगले सेशन में मैं आपको गेट और हैव का भी यूज बताऊंगा। देखिए, कॉजेटिव वर्ब सिर्फ ग्रामर के ही लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉजेटिव वर्ब स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जरूर उस सेशन को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, यही हैं वो वर्ड्स जो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। जिसमें से पहला वर्ड है रेप्रीमैंड। रेप्रीमैंड इज अ वर्ब, कई बार इसे नाउन के जैसे भी यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 2 इज रेटिफाई। रेटिफाई इज अ वर्ब। तीसरा वर्ड प्रोफिशिएंट हमने चूज किया, जो कि एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 4 इज इनएडवर्टेंटली, जो कि एक एडवर्ब है। और जो लास्ट वर्ड है रिसेंटमेंट, ये एक नाउन है। अब बारी बारी से हम इनका मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। देखिए, डेली वोकैब का ये सेशन नंबर 19 है। आप हर सेशन को रेगुलरली वॉच करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें पाइलअप कर गई, मान लीजिए कि 50 सेशंस हो गए और उन 50 सेशंस में आपने कोई भी सेशन ना देखा या हार्डली कुछ ही सेशंस देखें, तो इतना सारा वर्कलोड आपके पास हो जाएगा कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे फिनिश करना, कोप विद करना, है ना। तो आप रेगुलरिटी बना करके, जैसे जैसे मैं इन सेशंस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसी तरीके से आप इन सेशंस को देखते रहें, इंपॉर्टेंट कंटेंट को नोट डाउन करते रहें। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है, इसे भी कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले वर्ड को पढ़ते हैं। पहला वर्ड है रेप्रीमैंड। राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी है, उससे भी पता चल रहा होगा आपको कि रेप्रीमैंड का मतलब किसी पर भड़कना, डांटना, फटकारने से रिलेशन है इसका। अब इसका मीनिंग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, जो रूट इस्तेमाल हुआ वो समझा देता हूँ। देखिए, रेप्रीमैंड एक वर्ब भी है जिसका मतलब डांटना या फटकारना हो सकता है, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब डांट अथवा फटकार हो सकता है। मीनिंग को पढ़िए, टू रिप्रूव शार्पली। रिप्रूव अपने आप में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ब है। रिप्रूव का मतलब भी होता है डांटना, बहुत तेजी से किसी को डांटना और सेंश्योर, आलोचना करना, फॉर्मली, यूजुअली फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ये इसका जो मीनिंग है उसका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी को डांट रहा है, फटकार रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे बड़ा है या फिर वो एक अथॉरिटी है, जिसकी वजह से उसको ये राइट है कि वो डांट सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को डांटता है तो वो रेप्रीमैंड कर सकता है। अथॉरिटी होना, जैसे टीचर स्टूडेंट को डांटता है तो वो रेप्रीमैंड करना हो सकता है। मैनेजर अगर क्लर्क को डांटता है, फटकारता है, तो वो रेप्रीमैंड हो सकता है। अब जो मैंने कहा था कि रूट, तो रूट क्या है सुनिए। रेप्रीमैंड में जो MAND आपको दिख रहा है, कहीं लिख लीजिए। MAND, मैंड का मतलब ही सर ऑर्डर से हो सकता है, और ऑर्डर तभी दिया जा सकता है जब आप अथॉरिटी हो। आपका जूनियर आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, आपका सीनियर, आपका मास्टर, आपका मालिक ही आपको ऑर्डर दे सकता है। और डांट भी एक प्रकार का ऑर्डर ही है, कोई बड़ा ही तो आपको डांटेगा। डांटना भी तो एक प्रकार से किसी को आदेश देना ही है। गौर से समझिए, आपको पता चलेगा कि डांट भी एक प्रकार का आदेश ही है। ठीक है, तो रेप्रीमैंड में मैन रूट वर्ड है, इसी से सर मैंडेटरी बनता। मैंडेटरी किन चीजों को बोलते हैं? जिन्हें करना आवश्यक है, नितांत, एक्सक्यूज मी, नितांत आवश्यक है, कंपलसरी है वो एक तरीके से। मैंडेटरी बनता है, काउंटर मैंड बनता है, डिमांड बनता है, रिमांड बनता है। रिमांड क्या है? किसी को हिरासत में भेज देना। ऑर्डर ही तो है वो एक प्रकार का, कि जज ने कहा कि इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया जाए, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। रिमांड, डिमांड, कमांड,
कमांड कौन कर सकता है? जो आपका बॉस है, जो आपका सीनियर है, वही तो कमांड कर सकता है। तो MAND इज अ रूट वर्ड विच मीन्स ऑर्डर, विच मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, इसी से कंपल्शन, कंपल्सरी, रिमांड, कमांड, डिमांड, काउंटरमैंड, रेप्रीमैंड और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते होंगे। अगर आप इस वर्ड को याद रख सके, जो रूट वर्ड है MAND, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत सरल लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द स्पीडिंग मोटरिस्ट। स्पीडिंग मोटरिस्ट का मतलब है वो मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो बहुत तेज रफ्तार से आ रहा हो। रिसीव्ड रेप्रीमैंड एंड अ टिकट फ्रॉम द पुलिसमैन। क्या होता है, बहुत तेजी से कोई बाइक चलाकर आता है तो उसे पुलिस वाला रोकता है और डांटता फटकारता, साथ ही साथ चालान भी कर देता है। यहाँ टिकट का मतलब एक तरीके से कोई नोटिस दे देने से है, रसीद दे देने से है, यानी कि चालान के रिसिप्ट दे देने से, तो डांट फटकार लगाई जाती है। इस सेंटेंस में रेप्रीमैंड एक नाउन के तरीके से आया है। देखिए ना, रेप्रीमैंड के पहले आर्टिकल ए लगा हुआ, आर्टिकल नाउन के पहले ही तो लगाया जाता है, तो रेप्रीमैंड इज अ नाउन हियर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, when training your dog you should give him a gentle reprimand for negative behavior and a reward for positive behavior। मतलब जब आप अपने डॉग को, अपने पेट को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो जब भी कभी वो कुछ गलत करे, नेगेटिव बिहेवियर को शो करे, तो आप उसे डांटें। हाँ, वो जेंटल होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उकसाने वाली बात आ सकती है ना, वो एक तरीके से इनडिसिप्लिन्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंसाइटेड हो सकता है ना, प्रोवोक्ड हो सकता है। तो ये लिखा है कि जब आप अपने डॉग यानी अपने पेट को ट्रेन कर रहे हो, तो जब वो कुछ भी गलत व्यवहार करे, नेगेटिव बिहेवियर शो करे, तो आप उसे एक जेंटल रेप्रीमैंड भी दें, है ना, हल्का फुल्का डांटे भी। और जब वो अच्छा बिहेवियर करे तो आप उसकी सराहना भी करें। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। अब सिनोनिम्स में वही वर्ड्स आने चाहिए जिसमें आलोचना करने की बात हो, डांटने भटकाने की बात हो, क्रिटिसाइज करने की बात तो पढ़िए, रिप्रूफ डांटना फटकाना, रिब्यूक, रिप्रोच, सेंश्योर, इन सब का मतलब डांटना फटकाना है। स्कॉल्ड, रिप्रूफ, रिबफ, चाइड, डिनाउंस, टेक ऑफ, इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। अपब्रेड कहीं लिख लीजिए, टेक अपब्रेड डांटना फटकाना, और बिरेट का मतलब भी डांटना फटकाना। आप गौर से अपने आप से सवाल पूछिए, बहुत ही ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछिए, क्या जो सिनोनिम्स मैंने रखे हैं इसमें से सारे के सारे सिनोनिम्स आपको आते हैं? द आंसर विल बी नो, एंड इफ योर आंसर इज नो, तो आपको इन सारे वर्ड्स को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हुए इन्हें भी याद करने की ज़रूरत है। हाँ, जो जो आते हैं तो उनमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब एंटोनिम्स देख लीजिए। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें सराहना करने की बात आएगी, तारीफ करने की, प्रशंसा करने की बात आएगी, जैसे अपलॉड, जो कि अपलॉज से बनता है। अपलॉड में LAUD रूट वर्ड भी लगा, लॉड का मतलब ही होता है तारीफ, इसी लॉड से लॉडेबल बनता है, लॉडेटरी बनता है, अपलॉड बनता है, अपलॉज बनता है ना। तो प्रशंसा करना, कमेंट आप जानते होंगे, कमेंडेबल इसी से बनता है, प्रशंसनीय जिसको कहा जा सकता है। एंडोर्स करने का क्या मतलब होता है? किसी भी व्यवस्था का, विचार का, प्रोडक्ट को एंडोर्स करने का मतलब है कि आप उसकी खूबियों को बखान करेंगे, साथ ही साथ आप उसका समर्थन करेंगे। एंडोर्स करने का यही मतलब होता है। स्टैंड बाई, सपोर्ट करना, एक्सटॉल प्रशंसा करना, जस्टिफाई सही ठहराना। तो दिस वाज द वर्ड नंबर 1 ऑफ टुडे सेशन, रेप्रीमैंड, जिसका मतलब होता है डांटना फटकाना, और MAND रूट वर्ड इसमें लगा हुआ है जिसका मतलब ही होता है ऑर्डर। इसी से कमांड, डिमांड, रिमांड, मैंडेटरी, और रेप्रीमैंड, काउंटरमैंड और बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। ध्यान से एक एक बात को सुना करें। अब आप ये ना सोचे कि आपने सिर्फ रेप्रीमैंड पढ़ा है। रेप्रीमैंड के पैरेलल में कुछ सिनोनिम्स अच्छे अच्छे पढ़े हैं, कुछ एंटोनिम्स भी अच्छे अच्छे पढ़े हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 2 इज रेटिफाई। रेटिफाई एक वर्ब है, इसका नाउन वर्जन होता है रेटिफिकेशन। रेटिफाई एक फॉर्मल वर्ड है, ऑफिशियल वर्ड है। इस बात को जरूर ध्यान से सुने कि रेटिफाई एक ऑफिशियल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, जिसमें कोई अथॉरिटी किसी डिसीजन को सही ठहराएगा। रेटिफाई करने का यही मतलब है, जस्टिफाई करना, किसी ऑर्डर को, किसी डिसीजन को, किसी सजेशन को सही साबित करना, एक मोहर लगा देना जिसको कहा जा सकता है। मोहर कौन लगा सकता है, आप ही बताइए। मोहर लगाने का काम कोई अधिकारी या फिर अथॉरिटी ही तो करता है। तो व्हेन समबडी रेटिफाइज अ डिसीजन,
तो वो ऑफिशियली उसे सैंक्शन करता है, अप्रूव करता है ना। तो ये रेटिफाई का मीनिंग है, पढ़िए, टू अप्रूव, जस्टिफाई और सैंक्शन अ डिसीजन और एन ऑर्डर फॉर्मली, ये है रेटिफाई का मीनिंग। अब रेटिफाई को आप याद कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका है अगर आप रेटिफाई को थोड़ा सा सर्टिफाई से रिलेट कर लें, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफाई रेटिफाई एक जैसा टोन आ रहा है, कोशिश करिए। अगर आप रेटिफाई को सर्टिफाई से रिलेट कर लें तो सर्टिफाई, सर्टिफिकेट, सर्टिफाई करने का क्या मतलब होता है, चीज़ों को सही ठहराना, सत्यापित करना, जस्टिफाई करना एक तरीके से, बिल्कुल वहीं से रेटिफाई आ जाएगा। एक और तरीका है, आप अगर रेटिफाई को रेट से रिलेट करें, रेट मतलब दाम, है ना, रेट तय किए जाते हैं, एक सही मूल्य निकाला जाता है, चीज़ों को रेट किया जाता, आंका जाता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा सही हैं। तो जब रेटिफाई कर दिया गया तो चीज़ों को सही आंक दिया गया, सही मूल्य उनका निर्धारित कर दिया गया, है ना, एक तरीके से उन्हें सत्य साबित कर दिया गया, जस्टिफाई कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, ऑथोराइज कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, सैंक्शन कर दिया गया। ये है रेटिफाई का मीनिंग, चाहे सर्टिफाई से रिलेट कर लें और चाहे रेट से रिलेट कर लें। रेटिफाई का नाउन वर्जन रेटिफिकेशन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, टुडे द गवर्नर विल रेटिफाई द बिल बाय साइनिंग इट ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज गवर्नर साहब एक बिल को या इस बिल को रेटिफाई करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस पर हस्ताक्षर करके। जब गवर्नर साहब उस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वे एक तरीके से वो उस बिल को रेटिफाई कर देंगे। मैंने कहा था कि रेटिफाई एक फॉर्मल वर्ड है, इसीलिए गवर्नर जैसी अथॉरिटी का ही यूज किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द कोर्ट हैज रेटिफाइड द पॉलिसी ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट ने सरकार के द्वारा तैयार की गई योजना को रेटिफाई कर दिया है। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी रेडी करती है, कोई उसे कोर्ट में चैलेंज कर देता है कि सरकार का ये जो डिसीजन है, ये जो पॉलिसी है, ये ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट सरकार के फेवर में जजमेंट दे देता है, यानी कि कोर्ट सरकार के फैसले को रेटिफाई कर देता है, पॉलिसी को सही ठहरा देता है ना। एंड नाउ द गवर्नमेंट में एनी टाइम स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब जब कोर्ट ने रेटिफाई कर दिया है सरकार की इस पॉलिसी को, तो सरकार किसी भी वक्त इस पॉलिसी पर, इस योजना पर काम करना शुरू कर सकती है। ये था रेटिफाई का एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए सिनोनिम्स। वैलिडेट, दिमाग से काम लीजिए, वैलिड से बन जाएगा। अपहोल्ड, जब कोई डिसीजन को अपहोल्ड किया जाता है तो उसे जायज ठहराया जाता है, सही ठहराया जाता है। किसी वर्डिक्ट को, डिसीजन को अपहोल्ड करने का मतलब है उसके साथ खड़े रहना, है ना, उसे सही मानना। विंडिकेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लीगल वर्ड है। विंडिकेट बेसिकली एक संस्था करती है किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों को, है, जैसे कि किसी पर कोर्ट में कोई आरोप लगाया गया और उस व्यक्ति ने कहा कि कोर्ट जो है विंडिकेट करेगा मुझे, मतलब कोर्ट मैं सही हूं ये साबित करेगा, मुझे न्याय देगा, मुझे आजाद कर देगा। जस्टिफाई सरल वर्ड है। अप्रूव करना समझ रहे होंगे। सैंक्शन भी एक कॉमन सा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। ऑथोराइज, सर्टिफाई आप सब समझ रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो आपको अपहोल्ड और विंडिकेट को ध्यान देने की जरूरत है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें समर्थन देने की बात ना हो, बल्कि ऐतराज व्यक्त करने की बात हो, किसी डिसीजन विशेष को अप्रूव करने के बाद बजाय उसे उसका खंडन करने की बात आ सकती है। एंटोनिम्स देखिए, डिसअप्रूव लिखा हुआ है। स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। जब कोर्ट कोई डिसीजन को कैंसिल कर देता है तो वो उसे स्ट्राइक डाउन करता है। कैसे याद करेंगे? लात मार के भगा दिया। स्ट्राइक मतलब पैर से पैर मारना, लात मारना, तो स्ट्राइक डाउन लात मार के गिरा दिया किसी को। क्वैश किसी फैसले का खंडन करना। सेट असाइड किसी चीज को इग्नोर कर देना, किनारे कर देना। सेट मतलब उठा के रख देना किसी चीज को किनारे, ध्यान ना देना। एनल, सर एनल वर्ड तो मैं आपको डेली वोकैब के ही किसी सेशन में पढ़ा भी चुका हूं। एनल का मतलब ही होता है चीजों को एक तरीके से खारिज कर देना, है ना, एक तरीके से चीज़ों की वैधता को समाप्त कर देना, एनल कर देना। अब एनल को याद कैसे करेंगे? ये जो NUL आपको दिख रहा है ना, NUL नल, इसी से NU नल बनता है। नल का मतलब ही होता है सर जीरो, इसी से नलीफाई बनता है। तो किसी चीज़ को आपने जीरो कर दिया, शून्य बना दिया। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, रेटिफाई।
जिसका मतलब है किसी फैसले का समर्थन करना, उसे जस्टिफाई करना। कुछ मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको बताए। अभी अभी बहुत ही अच्छा वर्ड एनल मैंने आपको समझाया। रेटिफाई को रेट या फिर सर्टिफाई से अगर आप रिलेट कर लेंगे तो सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी है रेटिफाई की, वो भी इसी बात को समझा रही, 100% सर्टिफाइड आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। वर्ड नंबर 3 इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर कभी भी किसी वर्ड के एंड में ई एन टी या ए एन टी को ऐड कर दिया जाए तो वर्ड एक एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि इनोसेंट, मैग्निफिसेंट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी है वो देखिए, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं और एक तरीके से एक सुई है जो कि मास्टर पे जाके रुकती है। मास्टर किसको बोलते हैं? जो किसी चीज़ में दक्ष हो एक तरीके से। यही है प्रोफिशिएंट का मीनिंग, काबिल, योग्य, दक्ष जिसको कहा जा सकता है। अब मैं जो ज़रूरी बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुनेगा। प्रोफिशिएंट में PROF जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ही होता है सर योग्य, पढ़ा लिखा, काबिल। इसी से सर प्रोफेसर बनता है। प्रोफेसर किसको बोलते हैं? किसी अनपढ़ गंवार को बोलते हैं या फिर पढ़े लिखे विद्वान को बोलते हैं। इसी से प्रोफेसर बनता है, इसी से प्रोफाउंड बनता है, इसी से प्रोफ्यूज बनता है। इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। प्रोफाउंड नॉलेज हो किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जिसको कहा जा सकता है। तो PROF को अगर आप प्रोफेसर से रिलेट कर लें तो सब कुछ बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। जिस प्रकार प्रोफेसर बहुत काबिल हो सकता है, उसी प्रकार जो कोई प्रोफिशिएंट है वो बहुत काबिल है। एक प्रोफेसर को आप प्रोफिशिएंट कह सकते हैं। सिंस यू आर अ प्रोफेसर, यू आर प्रोफिशिएंट। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, आई बिलीव दैट यू आर प्रोफिशिएंट। मुझे लगता है कि आप काबिल होंगे, माहिर होंगे। अब मैं एक और छोटी सी मदद करता हूं। एक वर्ड होता है CPT। मैंने क्या कहा? CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए देना पड़ता है कई बार। प्रोफिशिएंट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी क्या मतलब है? कि जिसमें यह चेक किया जाए कि आपको कंप्यूटर चलाना कितने अच्छे से आता है, कितने ज़्यादा दक्ष हैं आप उसमें। तो प्रोफिशिएंसी और प्रोफिशिएंट एक दूसरे से ही तो बने हैं। प्रोफिशिएंट एडजेक्टिव है और प्रोफिशिएंसी इसी का नाउन है। अब इसी प्रोफिशिएंट में अगर LY लगा दीजिए तो प्रोफिशिएंटली हो जाएगा, जो कि इसका एडवर्ब हो जाएगा। प्रोफिशिएंट एडजेक्टिव है, प्रोफिशिएंसी नाउन है। किसी भी तरीके से आप चाहें तो याद कर सकते हैं और उम्मीद है कि अब तक आपको इसका मीनिंग ना सिर्फ पता चल गया होगा बल्कि याद भी हो गया होगा। तो प्रोफिशिएंट इज समबडी हु इज एबल टू डू समथिंग वेल और स्किलफुली। जो कोई किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है उसको प्रोफिशिएंट कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, नीलम अर्नड लो ग्रेड्स इन एल्जेब्रा। नीलम को एल्जेब्रा में खराब ग्रेड्स मिले। इसका मतलब है बिकॉज शी इज नॉट प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या काबिल नहीं है। एक चीज़ और ध्यान में रखें, जनरली प्रोफिशिएंट के बाद प्रेपोजिशन इन लगाया जाता है, क्योंकि में दक्ष होना, में दक्ष होना। प्रोफिशिएंट इन सम आर्ट, प्रोफिशिएंट इन सम प्रोफेशन। अब आप देखिए प्रोफेशन वर्ड भी आया सर। प्रोफेशन भी यही तो दिखाता है कि आप कितने काबिल हैं किस काम में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिकॉज कुणाल इज अ प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बेसिकली उन लोगों को बोलते हैं जो कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ही अर्न्स अ हैंडसम सैलरी फॉर हिज वर्क। क्योंकि कुणाल एक प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर है, एक बहुत ही काबिल एक्सपर्ट प्रोग्रामर है, इसलिए उसको अपने काम के लिए बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर की जाती है, दी जाती है। सिनोनिम्स देखिए, एक्सपर्ट, एडेप्ट, एप्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो एडेप्ट और एप्ट, मैं रूट वर्ड्स के सेशन में EPT और APT रूट वर्ड पढ़ा चुका हूं। APT और EPT का मतलब ही होता है काबिल होने से। तो एडेप्ट मतलब भी काबिल होना, एप्ट मतलब भी काबिल होना। सर इसी एप्ट से एप्टीट्यूड बनता है। एप्टीट्यूड योग्यता को ही तो कहा जाता है। तो एडेप्ट हो गया, एप्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, प्रोफाउंड। अभी अभी जो मैं वर्ड बता रहा था आपको प्रोफाउंड, इसमें देखिए ना PROF आया भी है। सर इसमें तो 2 रूट वर्ड आए हैं, PROF और UND। UND मतलब ज़्यादा और PROF मतलब पढ़ा लिखा। तो जो खूब पढ़ा लिखा हो, यानी कि जिसे खूब ज्ञान हो किसी विषय का। कॉम्पिटेंट, काबिल,
कंपटीशन इसी से बनता, मास्टरली जो कि मास्टर से बना है। अब ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे कि मास्टरली में एल वाई लगा है तो आप तुरंत सोचेंगे कि ये एक एडवर्ब हुआ, बट दिस इज नॉट फेयर। अ मास्टरली इज नॉट एन एडवर्ब। फैक्ट ये है कि मास्टरली एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एल वाई हटा देने पे जो मास्टर बच रहा है वो एक नाउन है। अगर नाउन में एल वाई लगता है तो शब्द एक एडवर्ब नहीं बनता बल्कि एडजेक्टिव बनता है। तो मास्टरली इज एन एडजेक्टिव। डेफ्ट, ये वर्ड भी मैं आपको सर डेली वोकैब के सेशन में पढ़ा चुका हूं। डेफ्ट का मतलब भी होता है काबिल, योग्य। एड्रॉयट, एड्रॉयट का मतलब भी होता है जो बहुत होशियार हो। और वर्चुओसो का मतलब भी होता है जिसके अंदर गुण हो। वर्च्यू से बना, VIRTUE, वर्च्यू का मतलब ही होता गुण, लक्षण। तो वर्चुओसो का मतलब है जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो। खास तौर पे ये जो वर्ड है वर्चुओसो, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कला में बहुत माहिर हो, खास तौर पे संगीत में जो बहुत काबिल हो उसको वर्चुओसो कहा जाता है। जिसे कला का, संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान हो उसे वर्चुओसो कहा जा सकता है। आप सारे वर्ड्स को ध्यान से सुना करिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाता है, चाहे वो एडेप्ट हो, एप्ट हो, चाहे वो प्रोफाउंड हो, चाहे वो मास्टरली हो, चाहे वो डेफ्ट हो, एड्रॉयट हो, या अभी अभी वर्चुओसो जो मैंने पढ़ाया। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें कोई बेवकूफ़ आएगा, जिसे किसी भी कार्य को करने की तमीज़ ना हो, अकल ना हो, ऐसे वर्ड्स आएंगे। पहला वर्ड इनेप्ट है, ध्यान से देखिए तो इनेप्ट में भी EPT रूट वर्ड आया है जिसका मतलब है काबिल। अब EPT मतलब काबिल और उसके आगे जब IN लग गया तो IN लगने से तो वर्ड ऑपोजिट हो जाएगा। तो एप्ट मतलब अगर काबिल है तो इनेप्ट मतलब बैला हो गया, बेवकूफ़ हो गया, अयोग्य हो गया। क्लमसी, क्लमसी का मतलब ही होता है जो किसी भी कार्य को करे तो उसे बिगाड़ दे, एक तरीके से अच्छे से कोई काम ना कर पाए, जिसे ईडियम के तौर पे ऑल थम्स बोला जाता है। ऑल थम्स इज एन ईडियम जिसका मतलब ही होता है बेवकूफ। ये ईडियम मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में पढ़ा चुका हूं। अगर आप, इसका क्या मतलब है कि अगर आप मेरे हर एक सेशन को ढंग से देखें तो सब कुछ बहुत ही प्लान्ड वे में पढ़ाया जा रहा है ना, कि कोई चीज़ कहीं पढ़ाई गई तो किसी दूसरे सेशन में उसको रिलेट करके दिखाया जाए ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे। मैल एड्रॉयट है अगला वर्ड। ये एड्रॉयट का ऑपोजिट है। जब एड्रॉयट मतलब काबिल है तो मैल एड्रॉयट मतलब जिसको किसी कार्य को करने की तमीज नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स में मैल आया है MAL, मैल, इसका मतलब ही होता है खराब, बैड। ये अगला वर्ड इनकॉम्पिटेंट है जो कि कॉम्पिटेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3 प्रोफिशिएंट, जिसका मतलब काबिल या होशियार होने से होता है। PROF जिससे प्रोफेसर बनता है ना। इस वर्ड को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा आपके लिए। वर्ड नंबर 4 इज इनएडवर्टेंटली। इसका मीनिंग और कुछ भी और बताने से पहले आप राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर बनी है उसको देखिए। उसमें एक लड़का केले के छिलके पर पैर रख देता है जिसकी वजह से गिर जाता है। अब आप ही समझिए, दिमाग लगाइए कि क्या कोई भी व्यक्ति कभी भी केले के छिलके पर जानबूझ करके पैर रखेगा कि वो गिर जाए जानबूझ करके? नहीं, वो तो धोखे से ऐसा करेगा। भूलवश, अनजाने में, गलती से, ना जानते हुए वो उस छिलके पर पैर रखेगा, तब वो गिर जाएगा। यही है इनएडवर्टेंटली का मीनिंग। बेखबर, अनजान, जब आप किसी कार्य को करें लेकिन वो भूलवश आपसे हो जाए, अनजाने में हो जाए, ना जानते हुए आपसे कोई गलती हो गई हो, या ना जानते हुए आपने कोई भी कार्य किया हो या कुछ भी आपने कहा हो लेकिन आपने ध्यान ना दिया हो कि आप क्या कह रहे हैं या फिर क्या कार्य कर रहे हैं। ये मीनिंग है एक तरीके से। जैसे कि आपने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया, पहला गियर डाल के आपने उसे आगे भी बढ़ा दिया, लेकिन हैंड ब्रेक को आपने रिलीज नहीं किया, तो क्या आपने जानबूझ के हैंड ब्रेक को रिलीज नहीं किया? आप ऐसा तो करेंगे नहीं, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, इंजन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। तो गलती से ऐसा हो सकता है कि आपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के आगे बढ़ा भी दिया और हैंड ब्रेक को रिलीज करना आप भूल गए। तो ये इनएडवर्टेंट एक्शंस होते हैं। दीज आर द एक्शंस दैट यू परफॉर्म इनएडवर्टेंटली, अनजाने में जिसको कहा जाता है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। इनएडवर्टेंटली का जो एडवर्ट आपको दिख रहा है ना, ADVERT, एडवर्ट का मतलब ही होता है जानबूझकर। इसी से सर एडवर्टाइज बनता
बनता है? एडवर्टाइजमेंट बनता है। आप ही बताइए सर, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइज जब आप कराते हैं किसी चीज को तो जानबूझ करके ही तो उसे दिखाते हैं। एडवर्टाइज कराने का क्या मतलब है कि चीजें जानबूझ करके दिखाई जाएंगी। तो जब वहीं से एडवर्टेंट बन जाएगा, तो जब एडवर्टेंट होके कोई काम किया जाएगा तो जानबूझ कर किया जाएगा, और एडवर्टेंट का ऑपोजिट हो जाएगा इनएडवर्टेंट। भाई आईएन लग जाएगा तो ऑपोजिट नहीं हो जाएगा। तो अनजाने में जब कोई कार्य हो तो वो इनएडवर्टेंट एक्शन हो गया, या इनएडवर्टेंटली आपने उस कार्य को किया। एडवर्ट से रिलेट कर लीजिए, एडवर्ट को एडवर्टाइज या एडवर्टाइजमेंट से रिलेट कर लीजिए, सब कुछ सरल हो जाएगा। फिर एडवर्टेंट बनेगा, जानबूझकर एडवर्टेंटली बनेगा, और फिर इनएडवर्टेंट और इनएडवर्टेंटली बन जाएगा, जो कि ऑपोजिट हो जाएगा अनजाने में, है ना, बिना किसी इंटेंशन के। जैसे देवी काली ने गुस्से में, जब वो थी बहुत ज्यादा देवी पार्वती, फिर देवी काली का रूप वो ले लेती हैं, चलती चली जाती हैं और भोलेनाथ के ऊपर वो पैर रख देती हैं। तो क्या जानबूझ करके वो शिव जी के ऊपर अपना पैर रख देती हैं? नहीं, भूलवश अनजाने में गलती से ऐसा होता है। तभी तो मारे लज्जा के, मारे शर्म के उनका मुंह खुल जाता है, जीभ बाहर आ जाती है। ये कोई शो ऑफ तो नहीं हुआ है, मौज मस्ती में तो ये कोई पिक्चर नहीं बन गई है ना। ये एक प्रायश्चित के रूप में, पछतावे के रूप में देवी काली का जब मुंह खुल जाता है, जीभ बाहर आ जाती, जो कि लज्जा का प्रमाण है, एक शर्मिंदगी का प्रमाण है। तो भूलवश वो भोलेनाथ के ऊपर पैर रख देती है, तो इनएडवर्टेंटली कहा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, रॉबिन्स नेम वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट। कहीं लिख लीजिए, ओमिट का मतलब है रिमूव कर देना, हटा देना। तो रॉबिन का नेम उस लिस्ट से हटा दिया गया या हट गया, लेकिन जानबूझ कर के नहीं, भूलवश, गलती से, अनजाने में हट गया। किसी ने जानबूझ करके रॉबिन का नाम उस लिस्ट से नहीं हटवाया था, गलती से हट गया था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वी हैड इनएडवर्टेंटली लेफ्ट द स्टोर विदाउट पेइंग द बिल। हमने कोई चीज खरीदी और उसे उठा करके हम उस स्टोर से बाहर आ गए, हमने उसके अगेन जो पैसा था वो नहीं दिया। तो क्या हम चोर थे? नहीं, भूलवश ऐसा हुआ कि हमको जो खरीदना था हमने खरीद लिया, पर उसके लिए, उसके बदले में जो हमें पैसा देना था वो पैसा देना हम भूल गए। इनएडवर्टेंटली हम बिना बिल को पे किए उस स्टोर से बाहर आ गए। अब सिनोनिम देखिए, एक्सीडेंटली, गलती से। भाई एक्सीडेंट भी कोई जानबूझ के तो नहीं करता है ना, भूलवश, गलती से। अनइंटेंशनली, जो कि इंटेंशनली का ऑपोजिट हो सकता है। मिस्टेकनली, जो कि भूलवश, मिस्टेक से कोई काम हो गया। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें जो कुछ भी किया जाएगा जानबूझ के किया जाएगा, चाहे वो डेलिबरेटली हो, डेलिबरेट से बना, जानबूझकर, चाहे वो इंटेंशनली हो, नोइंगली हो, है ना। ये सारे वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन के लास्ट वर्ड को देख लेते हैं। लास्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मीनिंग क्या है? जो पिक्चर बनी है वो पिक्चर ही सब कुछ बता सकती है। आप देखिए, पेरेंट्स हैं, एक छोटे से बच्चे को वो खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, साथ ही साथ एक थोड़ी बड़ी सी बच्ची है जिस पे दोनों पेरेंट्स में से किसी का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उदास है, गुस्से में है, दुखी है, खिन्न है। यही है सर रिसेंटमेंट। जब आपको दुख है, गुस्सा है, असंतोष है, क्रोध है, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है या फिर आपके साथ अन्याय हुआ है। उस छोटी सी बच्ची को यही तो लग रहा है कि मेरे पेरेंट जो हैं वो मेरे सिबलिंग को, मेरे भाई बहन जो भी हो, उसे खिला रहे, लेकिन मेरी तरफ मेरे किसी भी पेरेंट का ध्यान नहीं है। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज पेइंग अटेंशन एट मी। तो उसके अंदर एक रिसेंटमेंट डेवलप हो जाएगा, एक जेलसी, एक बिटरनेस, एक हॉस्टिलिटी, एक तरीके से असंतोष, क्रोध, है ना। यही सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो ये है रिसेंटमेंट का मीनिंग। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि पिक्चर तो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप गौर से पिक्चर को देख लें तो पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, तो कई बार वर्ड भी दिमाग में रह सकता है।
फिर भी मैं आपके इसके पीछे की असलियत बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंट कंसेंट का ऑपोजिट है, और कंसेंट का मतलब है सहमति देना, स्वीकृति देना। तो जब आप कंसेंट देते हैं तो आप हाँ बोलते हैं, आप सेटिस्फैक्शन है आपको ये दिखाते हैं। तो जब आप कंसेंट की जगह रिसेंट करते हैं जो कि ऑपोजिट हो जाएगा, या डिसेंट करते हैं तो आप नो बोलते हैं, यानी कि अपना डिससेटिस्फैक्शन, अपना डिसअप्रूवल दिखाते हैं। तो कंसेंट से रिलेट करके देखिए, कंसेंट मतलब सहमति, स्वीकृति। रिसेंट या डिसेंट का मतलब है असहमति या असंतोष, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो रिसेंटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, नाउन है। पढ़िए, फीलिंग ऑफ एंगर और डिसअप्रूवल बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड दैट यू थिंक इज अनफेयर और अनलॉफुल, है ना। आप एक तरीके से गुस्से की भावना, ईर्ष्या की भावना, असंतोष की भावना, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ जो किया जा रहा, हो रहा है, या फिर जो हुआ था वो अन्यायपूर्ण था, पक्षपातपूर्ण था, इसीलिए रिसेंटमेंट डेवलप हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, शी वॉज फिल्ड विद डीप रिसेंटमेंट एट बीइंग पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन। कहीं लिख लीजिएगा, पास ओवर एक फ्रेज है विच मीन्स टू इग्नोर समबडी, ध्यान ना देना, निग्लेक्ट कर देना। पास ओवर इट इज अ फ्रेज, इट मीन्स टू इग्नोर और नेग्लेक्ट समबडी। तो उसके मन में बहुत ज्यादा, देखिए रिसेंटमेंट का मतलब असंतोष और डीप मतलब बहुत ज्यादा, तो उसके मन में बहुत ज्यादा असंतोष हुआ। क्यों? क्योंकि उसे प्रमोशन के लिए पास ओवर कर दिया गया, मतलब उसे अनदेखा कर दिया गया, उसकी अनदेखी कर दी गई प्रमोशन के लिए। उसका प्रमोशन होना चाहिए था ऐसा उसे लगता था, पर उसकी अनदेखी कर दी गई, उसका प्रमोशन नहीं किया गया, तो उसके मन में एक असंतोष की भावना आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आदर्श डिसाइडेड टू लेट गो। कहीं लिख लीजिए, लेट गो का मतलब है जाने देना, लेट गो मतलब जाने देना, आजाद कर देना, रिहा कर देना। आदर्श डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ हिज रिसेंटमेंट फॉर गिविंग हिज फ्रेंड, फॉर गिव मतलब माफ कर देना, फॉर द हर्ट ही हैड कॉज्ड। आदर्श ने यह तय किया कि वो अपने असंतोष को, गुस्से को त्याग देगा, माफ कर देगा अपने दोस्त को, जो भी उसने उसको हर्ट किया था, जो भी कष्ट उसने उसको दिया था, उसके दोस्त ने आदर्श को दिया था, उन सब को भुलाते हुए, माफ करते हुए, वो अपने मन में भरे हुए असंतोष, गुस्से का या फिर गुस्से का त्याग कर देगा। सिनोनिम देखिए, डिसप्लेजर जो कि प्लेजर का ऑपोजिट है, बिटरनेस समझ में आ रहा होगा, डिससैटिस्फैक्शन जो कि सैटिस्फैक्शन का ऑपोजिट है, डिसकंटेंटमेंट ये कंटेंटमेंट का ऑपोजिट है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। अम्ब्रेस कहीं लिख लीजिएगा, टेक अम्ब्रेज एट, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, बहुत दफा पूछा गया है एग्जाम में, लिख लीजिए TAKE, टेक अम्ब्रेज एट। टेक अम्ब्रेज एट समबडी का मतलब, या टेक अम्ब्रेज एट समथिंग का मतलब है असंतोष व्यक्त करना, डिससैटिस्फैक्शन को शो करना। तो अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें समर्थन की बात आनी चाहिए, संतोष की बात आनी चाहिए, जैसे कि सैटिस्फैक्शन, जैसे कि प्लेजर, जैसे कि कंटेंटमेंट जो कि संतोष जिसको कहते हैं, उसी का ऑपोजिट लिखा हुआ था सिनोनिम्स में, डिसकंटेंटमेंट। अब इलेशन मतलब बहुत खुशी का अनुभव करना, डिलाइट का मतलब भी तो उत्साह होता था, है। तो दिस वाज वर्ड नंबर 5, रिसेंटमेंट, जिसका मतलब असंतोष, गुस्सा, ये सारे वर्ड्स, ये मीनिंग हो सकता है इस वर्ड का। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक किया करें, ये आप सबसे गुजारिश है। अगर आपको किसी भी वीडियो का कोई भी कंटेंट ठीक नहीं लगता है तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं डिसलाइक करने को। हाँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी क्लियर करें कि आपने डिसलाइक वीडियो को क्यों किया है, ताकि मैं सुधार कर सकूं। आप अपनी डिमांड को भी बता सकते हैं। जो भी सेशंस कराए जाते हैं उन सभी का PDF डॉक्यूमेंट जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आप हर सेशन के बाद उसका PDF भी अपने पास सिक्योर करके रखें फॉर फ्यूचर, है ना। चलिए, आज के अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिए, है ना। अपना विचार मुझे ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, मेरा भी प्रमोशन हो और
जो भी आपकी डिमांड है, जो भी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अदरवाइज इसी स्क्रीन पे आपको जो एक नंबर दिख रहा है 9935923221, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डिमांड को मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगा, ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई डिमांड होगी कि आपको ये भी सेशन चाहिए, आपको इन रूल्स को भी क्लियर करने की ज़रूरत है मुझे, तो मैं प्रयास करके उन रूल्स को भी क्लियर करूंगा। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।